Hi everyone, I am Sachin Jaiswal. In this series, we shall be discussing the physics questions which are oriented towards this JEE Advanced exam. तो अगर हमें JEE Advanced के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है तो ऑब्वियसली मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपको सारी कंसेप्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छे से आती होगी. फॉर एग्जांपल वी शैल बी बिगिनिंग विद काइनेमेटिक्स. तो आपको काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट्स आती होगी, आपने ठीक ठाक क्वेश्चंस बना लिए होंगे जो JEE मेन की तरफ ओरिएंट करते हैं. आपको मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक आना चाहिए, है ना. उसमें जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है उसकी कंसेप्ट्स आपको क्लैरिफाइड होनी चाहिए. तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं वो आप कर पाओ, है ना. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शैल बी डिस्कसिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड u. पहली बात तो आपने पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया इनिशियल स्पीड u के साथ. आगे लिखा है इन अ मीडियम इन विच द रेजिस्टेंस टू मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड. देखिए, जब 1D मोशन शुरू करते आप पढ़ना तो शुरुआती दौर में हम लोग क्लासरूम में ऐसे क्वेश्चन कराते जहाँ पे ये माना जाता है कि भाई जो हवा है उसका कोई रोल ही नहीं है. जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो कि अगर मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ तो ऑब्वियसली वी डू हैव एटमोसफियर. तो जब अगर बॉल ऊपर जाता है तो उस ऊपर जाने के दौरान बॉल को दो प्रकार के रेजिस्टेंस ऑफर होते हैं. एक तो उसका खुद का वेट जो डाउनवर्ड पुल कर रहा है, और आप जब भी किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहे हो तो वो मीडियम भी तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना. बट हम शुरुआती 1D मोशन के अंदर वो मीडियम के द्वारा अप्लाई किया गया रेजिस्टेंस उसको कंसिडर ही नहीं करते. वो क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, बट यहाँ दिया है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा. इन्होंने ये कहा है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड है. तो रेजिस्टेंस फोर्स FR मान लेता हूँ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का स्क्वायर. इनिशियली नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 2 times इट्स वेट डाउनवर्ड्स. अब इसका क्या मतलब है? पहले ये रेजिस्टेंस फोर्स को अपन एक्सप्लोर करते. अगर प्रोपोर्शनलिटी ओपन करूँ तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा. अब हमारे मन में ये सवाल आया कि सर ये के अननोन है, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसके लिए एक्चुअली इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है इनिशियली नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 2 times इट्स वेट डाउनवर्ड. इनिशियली मतलब ये वाले कंसेप्ट में जब आप बॉल को जस्ट ऊपर फेंकने ही वाले हैं तो उस बॉल की क्या परिस्थिति होती है, उसके ऊपर एक डाउनवर्ड वेट होता है. इस रेजिस्टेंस के अलावा भी कुछ एक रेजिस्टेंस रहता होगा और वो होगा mg. क्योंकि इस इनिशियल सिचुएशन में मतलब आपने जब बॉल को इनिशियली प्रोजेक्ट किया तब ये mg और ये mg कंट्रीब्यूट करके आपका टोटल रेजिस्टिव फोर्स क्या बन जाएगा, 2 times इट्स वेट डाउनवर्ड. मतलब इन्होंने इस स्टेटमेंट के द्वारा ये बताया कि इनिशियली जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है वो mg है. कब की बात है? जब आपका स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड है v इक्वल्स टू u. अब अगर आप इसको यूज़ करना चाहे तो देखिए FR की जगह आपने mg रखा, k वैसा ही है, v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर है, यानी k का वैल्यू आ जाएगा mg अपॉन u स्क्वायर. समझ गए आप? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. फाइंड द टाइम ऑफ एसेंट एंड डिस्टेंस असेंडेड बाय द पार्टिकल. अब ये जो पार्टिकल है जिसे आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ये कहीं ना कहीं तो इसका जाके स्पीड 0 बनेगा. तो ये पूरे जर्नी का जो टाइम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं. और इस पूरे टाइम ऑफ एसेंट में उसने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो भी हमें पता करना है. ठीक है, तो सवाल आपके समझ में आ गए. अब इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे सर? ये किस टाइप का मोशन है? 1D मोशन है, पहला आंसर, ये 1D मोशन है. दूसरा, सब 1D मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. पहली बात तो यस, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. इसका कारण समझाइए सर. अरे आसान है ना, स्पीड चेंज हो रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्पीड घटते जाएगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. अच्छा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा,
तो सवाल है कि वो एक्सलेरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो इस केस में इट इज़ डेफिनेटली वेरिएबल। रिमेंबर इट इज़ नॉट मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम वेट इसके अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ प्रोपोर्शनेट है, कुछ रिलेशन मेंटेन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की आप बात करोगे वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। मतलब इस टाइप के मोशन को हम लोग नॉन यूएम कहते हैं। और जब मोशन नॉन यूएम होता है तब आप किसकी मदद लेते हैं, कैलकुलस। दूसरा आपको कोई बचा ही नहीं सकता यहाँ पे। तो चलिए, कैलकुलस से आपको क्या क्या अचीव करना है, टाइम अचीव करना है और डिस्प्लेसमेंट अचीव करना है। कैसे करें, चलिए। तो इस पूरे जर्नी में किसी एक पॉइंट पे अगर आके मैं ये आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे उस पार्टिकल से पूछा जाए कि भाई साहब आप बताइए आपके ऊपर कितना रिटार्डेशन आ रहा है, तो पार्टिकल थोड़ा सोचेगा और आपको जवाब देगा कि मेरे ऊपर जाने में जो अड़चन पैदा कर रहे हैं वो मेरा खुद का वेट है जो नीचे की तरफ जाता है। तो वेट कितना होता है, mg। दूसरा रेजिस्टेंस फोर्स है, तो ये mg और रेजिस्टेंस फोर्स मिलकर मुझे ऊपर जाने से रोक रहे हैं, मतलब ये मेरा रिटार्डेशन है। और वो रिटार्डेशन होने की वजह से हम इसे निगेटिव साइन देंगे। अब सर रिटार्डेशन क्या होता है, इट्स अ फोर्स ना। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। रिटार्डेशन नहीं बोलना चाहिए था, या आप इसको समझ लेंगे दिस इज रिटार्डिंग फोर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, फाइन। तो रिटार्डिंग फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो, ऑब्वियसली ये रिटार्डिंग फोर्स था बेटा। आगे दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस एम जी प्लस, ये रेजिस्टिव फोर्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ के रखा हुआ है ना। कहाँ पे पढ़ के रखा हुआ है ये चीज़, ये देखिए। अब रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला है के की जगह क्या आएगा, एम जी बाय यू स्क्वायर, और साथ में क्या है वी स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला वी नीड टू यूज, एम जी बाय यू स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ तक बात आप पूरी समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार रिवाइज कर लेते, किस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, किस प्रकार का आपके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स था, उसके अंदर जो कांस्टेंट डेवलप होगा उसके लिए कंडीशन आपको दे रखी है कि इनिशियली डाउनवर्ड फोर्स ट्वाइस एम जी था, मतलब वेट के अलावा रेजिस्टिव फोर्स भी एम जी रहा होगा। इसको आपने यूज़ करके के निकाला, के को यूज़ करके रेजिस्टिव फोर्स पता चल गया। मोशन किस टाइप का है उसकी हमने जजमेंट की, और हमने डिसाइड कर लिया कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू वी हैव टू यूज़। देन हमने इस जर्नी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल से पूछा कि आप किस टाइप का रिटार्डिंग फोर्स यूज़ करोगे, तो उसने बताया ऐसे ऐसे कि मेरा वेट और रेजिस्टिव फोर्स मुझे रोकेगा। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं कुछ इस प्रकार कि दोनों तरफ से यहाँ से अगर आपने मास का कैंसलेशन कर दिया तो रही सवाल एक्सेलरेशन। इसको यूज़ करने के दो फंडे, आपको पता ही होगा कि एक्सेलरेशन को आप या तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना, या तो आप इसका एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी डी वी बाई डी एस। तो ये दोनों फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड में ये दो 1 बाय 1 यूज़ करके राइट साइड को वैसे ही मेंटेन करेंगे तो हमारे दोनों आंसर आएंगे। इसकी वजह से हमारा टाइम की डेवलपमेंट होगी और इसकी वजह से हमारी डिस्प्लेसमेंट की डेवलप होगी। ठीक है, अब वो डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सो फाइन, कैसे होगा। फर्स्ट हम लोगों ने इस एक्सेलरेशन की जगह लेट्स से डी वी बाई डी टी लिख दिया, तो इट इज़ इक्वल्स टू इधर क्या है माइनस ऑफ जी प्लस जी टाइम्स वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब आपने जैसे मेंस के टाइम पे ये क्वेश्चन कराए होंगे कि यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करते। फॉर एग्जांपल जो डी वी है उस डी वी के साथ वी की टर्म आनी चाहिए, तो यहाँ से आप अगर जी को कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको इतनी टर्म दिखेगी। क्या टर्म दिखेगी, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। उसको मैंने इधर खींच लिया डी वी के साथ, और माइनस जी यहाँ से कॉमन आया था उसके साथ मैंने डी टी शिफ्ट कर लिया, करेक्ट है।
इसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको दिखेगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी सी, और इधर आपको दिखेगा माइनस जी डी टी। जैसे ये हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करें, है ना। बहुत क्वेश्चन अपन ने ऐसे मेन में करवाया बेटा। देखिए शुरुआत से लेके कुछ एक टाइम टी, ये टाइम आपका टाइम ऑफ एसेंट है ना। तो शुरुआत में बताइए स्पीड, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड आएगा, तो शुरुआत में आपने स्पीड u माना था, और एंडिंग में टाइम ऑफ एसेंट अगर निकालना है तो फाइनल स्पीड तो ज़ीरो हो गया आपका। तो चलिए इवेलुएट करें इस इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v होने की वजह से u बतौर कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे यू स्क्वायर को भूल जाओ तो 1/u² प्लस वी स्क्वायर आता है। आपको इंटीग्रेशन के दौरान ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 1/a² प्लस x² dx। इसका आंसर आप लिखते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, राइट। इसी को यूज़ करेंगे फिर अपन यहाँ पे। क्या रहेगा, जहाँ जहाँ पे आप a देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, a की जगह u ने जगह ली है और x के जगह किसने, v ने ऑक्यूपाई की है। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/u tan इनवर्स ऑफ, इट वुड बी v/u, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू बी यूजिंग द लिमिट्स u to 0। ऑन टू द राइट हैंड साइड माइनस जी इज़ अ कॉन्स्टेंट, और बाकी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो t आएगा, इवन इफ़ यू यूज़ द रेंज, वो तो ईजी है राइट साइड आपका। यहाँ से एक u का कैंसलेशन होकर u बचेगा। बची बात है कि tan इनवर्स में ये जो v है उस v की जगह पहले 0 रखोगे तो आपको tan इनवर्स ऑफ 0 मिलेगा, माइनस फिर v की जगह u रखोगे तो फिर u/u 1 आएगा, मतलब ये tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी टी। tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, बचा ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होगा, तो टाइम वैल्यू आएगी अगर आप g से डिवाइड करेंगे तो टाइम की वैल्यू आएगी, अगर आप यहाँ पे क्या बचा है u, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, और इधर से g आ जाएगा। सो दैट आंसर बेसिकली ये किस चीज़ का आंसर हो गया आपका, टाइम ऑफ एसेंट का, मतलब कितने टाइम में ये पूरी चढ़ाई चढ़ जाएगा भाई, कहाँ जाके रुकेगा, वो हमें ये आंसर दे जा रहा है। देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को अप्रोच किया, एक आंसर आ गया। अभी भी हमें ये पता करना है कि जब वो ऊपर गया तो ऊपर जाते टाइम पे, मतलब राइट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप उसने कुछ एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसकी बात बची हुई है। तो उसके अंदर मैंने पहले ही आपको अप्रोच बता दिया था कि अब आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी है ना, तो अब उसको यूज़ करेंगे। थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये याद रखना पड़ेगा, ये जो आपका राइट साइड का ये है, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्या है, माइनस जी बाहर आके 1 + v²/u²। चलिए भाई, तो हमने शुरू किया वापस से कि इधर है v dv/ds, और इधर था माइनस जी बाहर आने पे 1 + आई गेस इट वॉज v²/u²। चलिए सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। v dv, इसके साथ v की टर्म आ जाएगी, ये v की टर्म है, और यहाँ पे माइनस जी के साथ ds रह जाएगा। वापस वही सारी बातें हो रही कि आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो v dv अपॉन ये कितना होगा u² + v²/u², एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी डी एस। फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा u², फिर लिखा v/u² + v² dv इक्वल्स टू माइनस जी डी एस। नाउ इज़ अ टाइम कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बराबर है। इंटीग्रेशन करते टाइम पे आपको ध्यान में आया होगा कि क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू v है तो हमें u का कोई काम है नहीं, वो कांस्टेंट है, उसे बाहर रख सकते हैं। ओके, बताइएगा जब बॉटम से टॉप तक डिस्प्लेसमेंट 0 to s, बॉटम पे स्पीड u था, टॉप पे पहुंचा तो स्पीड ख़त्म हो गया उसका, तो रेंज भी हमने डेवलप कर ली। अब सवाल है कि आपको इंटीग्रेशन ठीक से आना चाहिए। वो देखिए, आपको इंटीग्रेशन चैप्टर इंडेफिनाइट जब पढ़ाया जाता है तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस करते हैं कि अगर नीचे में कोई v का फंक्शन है, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो नीचे में जो भी v का फंक्शन है और वही अगर आपको ऊपर भी v का फंक्शन दिख रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। सोचिए u² का डेरिवेटिव 0 होगा। रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, एंड हैंस u² का डेरिवेटिव 0 होगा। v² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा,
वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वी, तो वो ट्वाइस वी ऊपर होना चाहिए था, नहीं है, वी कैन एनी टाइम एडजस्ट। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट करोड़ों का हो गया भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर बाई टू वैसे ही कांस्टेंट आएगा। जब जब नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होता है तो इसका आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ जो भी है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। एंड येस वी नो द रेंज विच इज़ u to 0, एंड हियर वी टेक माइनस जी आउटसाइड, और वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s क्या आएगा? s, फिर रहेगा 0 to s। ठीक है, आगे बस तो अब तो लिमिट से पुट करना है, सीधा ही आंसर आएगा। आपको जो v है उसके जगह पहले आप 0 रखोगे तो ये ln ऑफ यू स्क्वायर आएगा, माइनस फिर u रखोगे तो यू स्क्वायर मतलब ln ऑफ 2u स्क्वायर आएगा, और इधर तो माइनस जी एस हो ही जाएगा बेटा। आपको वैसे भी s का ही आंसर चाहिए तो आप g को इधर भगा सकते हैं, यू स्क्वायर बाय माइनस 2g आ जाएगा, और यहाँ पे लॉगरिदम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, तो लॉग ऑफ a अपॉन b होता है, सो दैट इज यू स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर इक्वल्स टू s, दैट मीन्स इट इज़ यू स्क्वायर माइनस 2g। यहाँ से यू स्क्वायर खत्म हुआ तो ln ऑफ 1/2 आया, ln ऑफ 1/2 को आप सीधा ln ऑफ 2 लिख सकते हो अगर आपने बाहर माइनस लिख दिया, बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिदम। माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास s की वैल्यू, ये s की वैल्यू क्या आ चुकी है? यू स्क्वायर ऊपर में आएगा ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा? 2g। सो दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है कि मुझे कैलकुलस आना चाहिए, ठीक ठाक इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इसमें एक दुविधा ये भी बताता हूँ कि वो बच्चे जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, दे माइट फील सम कॉम्प्लेक्स, उनको ये क्वेश्चन पढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि वो डिमोरलाइज हो जाए, उन्हें ये लगे कि अरे यार ये तो बहुत हाईफाई इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। कोई हाईफाई इंटीग्रेशन नहीं है। आप जब भी मैथमेटिक्स के अंदर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करेंगे तो जितना इंटीग्रेशन मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ाया है वो शायद पहले 2-3 लेक्चर में ही आप इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो डोंट वरी, हैव पेशेंस, कीप बिलीविंग योरसेल्फ।